नमस्कार, मैं मनीष कुमार गौतम गणित शिक्षा पाठ्यक्रम के इस वीडियो सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम दो आकृतियों में तुलना और साथ ही इसके समरूप जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामितीय संपत्तियों के शिक्षण शास्त्रीय विवेचना के लिए हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को अपना आधार रखेंगे। जब भी हम कोई दो वस्तुएं देखते हैं या दो आकृतियां देखते हैं तो वह केवल गणित की कक्षाओं में ही नहीं करते। क्या हम जब सब्जी की दुकानों पर जाते हैं, फल लेने जाते हैं, तो क्या हम उन सब्जियों में या उन फलों की दुकानों पे उनके आकार या उनकी आकृतियों की तुलना नहीं करते? क्या हमें देखते कि इसका साइज बड़ा है या इसका शेप अच्छा है? इस तरह से हम तुलना करते हैं। जब घर में भी विविध व्यंजन बनते हैं तो हम उसके लिए छोटी प्लेट का उपयोग करेंगे या उसी की तरह किसी बड़ी प्लेट का उपयोग करेंगे। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जब भी हम कक्षा में ज्यामितीय आकृतियों की तुलना के संप्रत्यय की चर्चा करनी हो तो हमें विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जरूर केंद्र में रखना चाहिए। यदि विद्यार्थी शहरी पृष्ठभूमि से हो तो उसी परिवेश से संबंधित उदाहरण दें। यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हों तो ग्रामीण परिवेश के उदाहरण हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होंगे। विद्यार्थी अगर सुदूर पर्वतीय क्षेत्र का हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो उदाहरण हो उस क्षेत्र विशेष से मेल खाते हों। या हम अंतर विषयक उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान में हम चर्चा करते रहते हैं कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, सबसे बड़ा पशु कौन सा है। उसी तरह से हमने देखा है, हम ये भी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब इन विभिन्न मूर्तियों में हमने कैसे कहा कि यह मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति है? इसका आधार क्या है? वस्तुतः इसका आधार जो मूर्तियों का आकार या उसका साइज इसको बोलते हैं, या उसकी आकृति या उसके शेप को बोध करते हैं, या दोनों को देखते हैं। तो ये हमारे जब भी हम दो वस्तुएं देखते हैं तो उनके बीच में तुलना करने के लिए हम उनके साइज और उनके शेप को अपने दिमाग में जरूर रखते हैं। ऐसे प्रश्न के साथ जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर एक उत्सुकता उत्पन्न होती है। वो जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम और चीज़ों को हम तुलना करते हैं, क्योंकि वो दैनिक जीवन में इस तरह की तुलना करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों को अवसर दें कि वह विद्यालय और उसके आसपास के भवनों के आकार और उसकी आकृति में तुलना करें। या जब प्रार्थना के समय विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े रहते हैं तो क्या वो अपनी लंबाई का ख्याल रखते हैं? या जब विभिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? इसके लिए हम क्षेत्र भ्रमण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पास अगर आप एक संसाधन क्षेत्र भ्रमण के लिए आपके पास अगर प्रॉपर सुविधाएं नहीं हो तो हम इसको चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण में हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न आकार एवं आकृति के घरों या अन्य कोई वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो उन्हें बोला जाए कि अपने आसपास के जो भवन हैं उनका सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करें। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के घर होते हैं। विद्यार्थियों को यह अवसर दें कि वह यह अनुभव करें या यह ऑब्जर्व कर पाएं कि उन घरों के आकार या उनके डिज़ाइन या उसके शेप में किस तरह की समानता या किस तरह का उनमें असमानताएं हैं। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि किन्हीं जो दो घर हैं उनका न तो आकार समान है, न ही इनका प्रारूप डिज़ाइन जिसको बोलते हैं या उनका जो शेप है वो समान है। वहीं दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो किन्हीं दो घर जो घर हैं उनका प्रारूप और आकृति तो समान है, परंतु इनका आकार समान नहीं है। ये दोनों घर के देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक घर छोटा और दूसरा घर बड़ा है। तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि किन्हीं दो घर का जो आकार है वो समान है, परंतु उनकी आकृति समान नहीं है। घरों की हाइट एक जैसी है, उनका जो शेप है वो अलग अलग है।
और अगर हम इसके आगे बढ़े तो हमें एक तरह की और आकृति दिख सकती है, जिसमें जब किन्हीं दो घरों का आकार और आकृति दोनों ही समान हो, कि वो दिखने में भी एक जैसे लगते हो और दोनों की जो साइज है वो साइज भी एक जैसा हो। तो इस तरह की ये चार परिस्थितियां बनती हैं जब भी हम किसी दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। विद्यार्थियों को जब हम फील्ड विजिट पे ले जाएं तो इस तरह से उन्हें दो वस्तुओं की तुलना करने के बारे में बताएं और उनके ऑब्जर्वेशंस को लिखने के लिए बोलें। क्या विद्यार्थी इस तरह के विभेद कर पा रहे हैं? उपरोक्त अवलोकन द्वारा निम्न सारांश निकाल सकते हैं विद्यार्थी कि जब भी वो किसी दो वस्तुओं के उनके आकार या उसके शेप के आधार पर हम तुलना करते हैं तो चार अवस्थाएं हो सकती हैं। किन्हीं दो वस्तुओं या ज्यामितीय संरचना न तो उनका आकार समान हो, न ही उनका आकृति समान हो, या जिसको हम बोलते हैं साइज और शेप। दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि जो दो वस्तुएं या ज्यामितीय संरचना हो, उनका शेप तो समान हो परंतु उनका साइज समान नहीं हो। तीसरी अवस्था यह हो सकती है कि जब दो वस्तुएं या ज्यामितीय संरचना उनका साइज समान हो परंतु उनका शेप समान न हो। चौथी अवस्था में हम देखेंगे कि जो ज्यामितीय संरचनाएं हैं या दो वस्तुएं हैं, उनका साइज और शेप दोनों ही समान हो। तो इस तरह से अगर हम साइज और शेप के आधार पर देखें तो हम दो वस्तुओं की तुलना में यह अवलोकन या ये ऑब्जर्वेशन बच्चों का हम लोग नोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को ये दे सकते हैं कि वो जो विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी ज्यामितीय संरचनाओं की पहचान करें और उनकी तुलना उनके आकृति और आकार के आधार पर करें। इससे हम अंतर विषय गणित को हम इतिहास के थ्रू, ज्योग्राफी के थ्रू, अन्य विषयों के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। अब शेप और साइज के अलावा क्या दो वस्तुओं की तुलना का कोई और आधार भी हो सकता है? क्या जो कोई भी ज्यामितीय आकृति हो या कोई वस्तु हो, हम उसकी तुलना इस आधार पर भी कर सकते हैं कि वो कितना जगह घेरती है? जगह घेरने से तात्पर्य गणितीय भाषा में उसका क्षेत्रफल होता है। यदि कोई दो आकृतियां की तुलना हम उसके क्षेत्रफल के आधार पर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? दिए गए चित्र में वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज, ये देखने मात्र से क्या हम इसका अनुमान लगा पाएंगे कि इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी आकृति बड़ी है? अब विद्यार्थियों को यह सोचने का अवसर दें कि वो कैसे इन चार ज्यामितीय आकृतियों में विभेद कर पाएं और उनको मौका दें कि वो उस कार्डबोर्ड को काट पाएं और कार्डबोर्ड को काटने के बाद उनमें दोनों जो विभिन्न आकृतियां हैं उनके मध्य में वो तुलना कर पाएं। दो आकृतियों के क्षेत्रफल के आधार पर तुलना करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, यदि एक वस्तु A दूसरी वस्तु B के अंदर समा सकती है तो वस्तु A का क्षेत्रफल वस्तु B से कम होगा। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि वृत्त जो है वो आयत के अंदर समाहित हो जा रहा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कम होगा। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वस्तु A को इस प्रकार रखा जाए कि वो वस्तु B को पूरी तरह से ढक ले, तो वस्तु A का क्षेत्रफल वस्तु B के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको हम कक्षा में दो कॉपीज को अगर हम रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं, तो हम मानेंगे कि वो एक दूसरे उनका जो क्षेत्रफल है वो समान क्षेत्रफल है। तीसरा तरीका होता है जब हम किसी एक वस्तु A को हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे B और C के रूप में तोड़ दिया, तो वस्तु A का जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु B और वस्तु C के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। या ये भी कह सकते हैं कि वस्तु A का क्षेत्रफल वस्तु B और वस्तु C के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, अलग अलग अगर देखें तो। इस तरह से हम क्षेत्रफल के आधार पर भी हम वस्तुओं की संरचना या उसके बीच की तुलना हम कर सकते हैं।
वस्तु की तुलना के इस संप्रत्यय को हम गांधी जी की नई तालीम से भी जोड़ सकते हैं। नई तालीम शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम बच्चों को खुद ही सीखने का अवसर दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय के प्रांगण में एक कोने पर कंपोजिट खाद बनाने के लिए एक गड्ढा खोदना है और आप उसका आकार चुनने का बच्चों को अवसर देना है कि आप आकार चुनिए कि वो गड्ढा किस आकार का होना चाहिए। लेकिन उसके लिए 3 आकार पहले से दिए गए हैं, एक आयत, एक वर्ग और एक एल आकृति का दिया गया है कि आपको इन तीनों में से कोई एक आकृति चुननी है। अब आप यदि इस गड्ढे के लिए सबसे कम क्षेत्रफल के आकृति को चुनते हैं तो आपके पास इतना पर्याप्त धन बच जाता है कि आप विद्यालय के लिए एक बगीचा भी बना सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम उस आकृति को चुनेंगे जो सबसे कम क्षेत्रफल घेरती हो। इस तरह से क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए हमें उस वर्ग, आयत और एल आकृति को में से सबसे छोटे क्षेत्रफल को चुनना होगा। अब कैसे चुनेंगे इसके चुनाव को डिज़ाइन क्या होगा जो सबसे छोटा होगा? इसके लिए हम विभिन्न आकृतियों की तुलना करेंगे कि जो आयत हो या जो एल शेप में हमारा आकृति हो या जो हमारा वर्ग हो, उनमें से कौन सा क्षेत्रफल सबसे छोटा होगा। विभिन्न आकृतियों की तुलना करते समय हम आसानी से जो गड्ढे हैं, उनके जो गड्ढे हमें बनाने हैं, उनके क्षेत्रफल को हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि बैगनी आकार के छोटे छोटे हम स्क्वायर बना लेंगे। 1 स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर इकाई का, चाहे आप 1 सेंटीमीटर का 1 इंच का स्क्वायर बना लेंगे बैगनी रंग के, और हम उन हर गड्ढे में उसको रखना शुरू करेंगे। चाहे वो आयत हो, आयत में रखना शुरू करेंगे पहले, और फिर क्योंकि 1 स्क्वायर फीट तो जितने गड्ढे जितने हमें स्क्वायर फीट हमारा आ जाएगा, इसका मतलब उसका उतना क्षेत्रफल है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि पहले गड्ढे में है, उसके प्रारूप में जब बैगनी रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरा स्थान भरने के लिए हमें 25 वर्ग लगते हैं। इसी तरह से हम अन्य वर्गों को भी भर सकते हैं। अब ये वर्गों को भरने में क्रिया बच्चे स्वयं करेंगे और इस क्रिया के आधार पे बच्चे ये पता करेंगे कि इस आयत, उस वर्ग और एल आकार में सबसे अधिक वर्ग किस में लगता है और सबसे कम वर्ग किस गड्ढे को भरने में लगता है। इससे बच्चों में ये पता लगा पाएंगे बच्चे कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है। आप देखेंगे कि बच्चे पाएंगे कि जो एल आकार का गड्ढा है उसको भरने के लिए सबसे कम बैगनी वर्ग की आवश्यकता होती है, अर्थात एल आकार के गड्ढे का क्षेत्रफल सबसे कम है। इस तरह से हम विद्यार्थियों को क्षेत्रफल के आधार पर आकृतियों की तुलना करने का संप्रत्यय सिखा सकते हैं और यह गांधी जी की नई तालीम पे बेस हो सकता है, जहां बच्चे खुद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस संप्रत्यय को समझ सकते हैं और उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं। आइए हम एक विशेष स्थिति की बात करें, जब 2 वस्तुएं या ज्यामितीय आकृति जिनका शेप तो समान हो, जिनकी आकृति तो समान हो, परंतु उनका आकार समान न हो, तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियों को आप क्या कहेंगे? ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं, जिनका हम शेप या जिनका हम देखने में तो वो समान लगती हैं, परंतु उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक घर में अगर चम्मच हो तो चम्मच एक ही आकार के होते हैं, उन चम्मचों के आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो शेप होता है वो एक ही होता है। अगर हम 2 लीटर का कुकर लें, 5 लीटर कुकर लें, तो कुकर एक उनका जो शेप होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसका आकार अलग अलग होता है। तो ऐसी आकृतियां हमारे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इन आकृतियों के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए हम विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को जोड़े इस प्रकार से दें कि वह एक दूसरे के समरूप हों और कुछ आकृतियां ऐसी हों जो एक दूसरे के समरूप ना हो। जैसे इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो हमने 4 तरह की ज्यामितीय आकृतियां दी हुई हैं।
अब इन ज्यामितीय आकृतियों में अगर हम देखें तो कौन सी आकृति समरूप है और कौन सी आकृति समरूप नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। अब विद्यार्थियों को इन जोड़ों में दिए हुए आकृतियों के संगत कोणों के बारे में, उनकी संगत भुजाओं के माप को बोले कि उसकी एक तालिका बनाएं। चलिए हम पहले ज्यामितीय जोड़े को लें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब विद्यार्थियों ने इसके जो संगत कोण हैं उनकी माप करने को कहा गया और उनकी भुजाओं की माप करने को कहा गया। विद्यार्थियों ने जो माप दर्ज की है वो त्रिभुज ABC में कोण A 60 अंश, कोण B 70 अंश, कोण C 50 अंश का है तथा भुजा AB 8 सेंटीमीटर, भुजा BC 6 सेंटीमीटर, भुजा AC 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जब विद्यार्थी त्रिभुज PQR की कोणों की माप करते हैं तो कोण P का मान 60 अंश है, कोण Q का मान 70 अंश है, कोण R का मान 50 अंश है तथा भुजाओं में की अगर हम माप करें तो PQ की माप 4 सेंटीमीटर, QR की माप 3 सेंटीमीटर और भुजा PR की माप 2 सेंटीमीटर है। अब दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और उनकी संगत भुजाओं को अगर हम देखें तो हम एक तरह का एक रिलेशनशिप, एक तरह का हम उनमें एक संबंध देखते हैं। अब ये संबंध को हमें बहुत सूक्ष्मता से अनुभव करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें कि दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो समान हैं और आपको पता होगा कि जब त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वही उसके शेप को निर्धारित करते हैं। त्रिभुज का आकार क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, ऑक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये निर्धारित करता है कि उसके कोण कैसे हैं। अगर दो त्रिभुज जिनके कोण समान हैं इसका मतलब उनका जो शेप है वो समान होगा। परंतु अगर हम भुजाओं की बात करें तो क्या दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान हैं? नहीं। इनके संगत भुजाओं में लेकिन हमें एक संबंध देखने को मिल रहा है। जब विद्यार्थी इनके संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो वो देखेंगे कि AB और PQ का अनुपात वो 2 आ रहा है। वैसे ही भुजा BC और भुजा QR का जो अनुपात है वो भी 2 है। जब हम तीसरी भुजा को देखते हैं, भुजा AC और भुजा PR, तो इनका भी अनुपात 2 है। अर्थात जो संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की, उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, जो दर्शाता है कि दोनों त्रिभुज की आकृति तो समान है परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हैं। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दो आकृतियों की तुलना के समय जब हमने जब 2 घर दिखाए थे तो दोनों घरों में भी इस तरह के देखने मिलते हैं कि उनकी आकृति तो समान है परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही हम अलग उसमें जाएं तो ज्यामितीय संरचना में अगर हम बात करें तो ज्यामितीय संरचना में इन आकृतियों को क्या बोलेंगे। तो ज्यामितीय भाषा में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। व्यवहारिक भाषा में हम बोल सकते हैं कि दोनों आकृतियां समरूप हैं और उसके लिए एक चिन्ह है, उस चिन्ह का प्रयोग हम लोग दो ज्यामितीय आकृतियों के बीच में समरूपता दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों को अन्य ज्यामितीय आकृतियों के संदर्भ में भी जांच करने को अब बोल सकते हैं, जिसके आधार पर वह स्वयं समरूप आकृतियों को पहचान सकेंगे। जैसे हमारी दूसरी आकृति है वो षटभुज है। इस षटभुज में अगर हम उसके संगत कोणों को देखें तो क्या संगत कोण समान हैं? आप देखेंगे कि षटभुज के संगत कोण समान हुए। अतः अब उनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो उनकी संगत भुजाओं को अगर हम देखें तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 2.84 आता है और ये उसकी हर भुजा का अनुपात है। तो हम इससे देख सकते हैं कि कोण दोनों ही षटभुज के कोण तो समान हैं
परंतु उनकी संगत जो भुजाएं हैं वो समान नहीं है, उनके बीच में एक निश्चित अनुपात है। अतः जो षड्भुज है, जो दूसरी आकृति है, वो भी एक समरूप आकृति है। इस तरह आकृतियों की तुलना करने पे पाएंगे कि जिसके संगत कोण समान हैं, संगत कोण उस ज्यामितीय आकृति के शेप को दर्शाता है, और जो संगत भुजाओं में अगर विभिन्नता है तो वो उनके आकार में भिन्नता को दर्शाता है। इस तरह अगर हम तीसरी आकृति में देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि कोण ए, कोण ए डैश, कोण बी, कोण बी डैश, कोण एफ, एफ डैश के, कोण सी, सी डैश के, कोण ई, ई डैश के, और कोण डी, डी डैश के, ये संगत कोण है। और इनकी संगत भुजाएं अगर देखें, इनकी माप अगर विद्यार्थी निकालते हैं तो संगत कोण जो हैं वो संगत कोण समान हैं, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जब हम ए बी और ए बी डैश के अनुपात देखते हैं तो 2.1 का अनुपात, सी डैश डी डैश का अनुपात हम सी डी से देखते हैं तो 2.01 का अनुपात, ई डैश और एफ डैश का अगर हम ई एफ से अनुपात देखते हैं तो वो 2.01 का अनुपात आता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो दोनों आकृतियां हैं वो आकृतियों का जो शेप है वो तो समान है, लेकिन इनकी भुजाओं में अनुपात है, अर्थात इनके आकार में भिन्नता है। तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां होंगी। इसी के साथ जब हम अगले चित्र की तरफ देखें तो इस आकृति में भी कोण ए कोण ई के संगत कोण है, कोण बी कोण एफ का संगत कोण है, कोण डी कोण एच का संगत कोण है, और कोण सी कोण जी का संगत कोण है। अगर आप देखें तो सारे संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि दोनों ही आकृतियों की जो शेप है वो समान है। लेकिन अगर हम भुजाओं को देखें तो क्या भुजाएं समान हैं? नहीं। जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं ए डी और ई एच, संगत भुजाएं ए बी और ई एफ, बी सी और एफ जी, डी सी और एच जी, ये संगत जो कोण हैं, जो संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं समान नहीं हैं। इनका हम अनुपात निकालें तो ये आता है 0.5, अर्थात ये दोनों ही जो आकृतियां हैं वो आकृतियां का जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। इस तरह विद्यार्थी अलग अलग जो आकृतियां हैं उनके बीच में, उनकी भुजाओं के बीच में, उनके कोणों के बीच में तुलना करने से यह खुद समझ पाएंगे कि कौन सी आकृतियां समरूप आकृतियां हैं और कौन सी आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं हैं। इसके अलावा एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आप रख सकते हैं वृत्त को लेकर। क्या सभी वृत्त समरूप होंगे? इसकी जांच करने के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग रचना के, अलग अलग त्रिज्या के वृत्त की रचना करने को कहें, और फिर उनके आकार और उनके शेप, इसके बीच में बोले कि वो तुलना करें कि इनका आकार कैसा है और इनका जो साइज है वो कैसा है। वस्तुतः त्रिज्या है, एक त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी तो वृत्त का आकार तो अलग अलग होगा, लेकिन वृत्त का जो शेप है क्या वो भी अलग होगा? जी नहीं, वृत्त का शेप तो वृत्त ही आकार का होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में करें तो हमें मानेंगे कि सभी वृत्त चाहे वो किसी भी त्रिज्या के हों, वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो वृत्तों के रूप में हमें इस तरह की समरूपता देखने को मिलती है। यदि हम इसके अलावा अन्य समरूप आकृतियों को देखें तो पाएंगे कि किसी भी n भुजा वाले बहुभुज का जो प्रत्येक भुजा का झुकाव अगर हमेशा समान होता है, चाहे वो आकृतियां किसी भी आकार की क्यों ना हो। ये चित्र में स्पष्ट है कि आप देखेंगे कि जो ये बहुभुज हैं, सारे ही बहुभुज, इनका झुकाव, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमेशा समान है, परंतु वो सकेंद्रीय जो
आकृतियां हैं, अर्थात एक आकृति दूसरी आकृति से छोटी आकृति है, लेकिन उनका झुकाव समान है, अतः ये सारी आकृतियां एक तरह से समरूप आकृतियां हैं। इसलिए अगर हम इस तरह के आकृतियों को अपने दैनिक जीवन में देखें तो हमारे दैनिक जीवन में हमें समरूप आकृतियां अनेक जगह देखने को मिलेंगी। जैसे घर में छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट हो, घर में अलग अलग तरह के चम्मच हों, तो ऐसे सभी चीज़ों को हम इस चीज़ को बच्चों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं कि वो होमवर्क के रूप में दें कि बच्चे घर जाएं और ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उनको लिख के लाएं जो वो दैनिक जीवन में देखते हैं कि ये समरूप आकृतियां हो सकती हैं। और अगले दिन कक्षा में जब आप आएँ तो बच्चों से उनके बारे में चर्चा करें कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने दैनिक जीवन में समरूप आकृतियों को देखा है। विद्यार्थियों के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने अपने आसपास देखे हैं, उनको अगर अपनी अगली कक्षा में अगर जोड़ें तो सारांश में हम कह सकते हैं कि किसी भी समान भुजा की जो संख्याएं होती हैं या जो भी कोई दो बहुभुज हो, वो तभी समरूप कहलाएंगे कि जब उनकी भुजाओं के संगत कोण समान हो और उनकी भुजाओं की जो संगत भुजाएं हैं उनमें अनुपात समान हो। जब हम जियोजेब्रा की सहायता से भी हम इन समरूप आकृतियों के जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जियोजेब्रा की मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री में आपको इस तरह के कंटेंट अवेलेबल होते हैं जो बच्चों को स्वयं करके सीखने का अनुभव देते हैं। इस तरह से हम बच्चों के दैनिक जीवन से भी हम समरूप आकृतियों की तुलना करना सिखा सकते हैं। उनके दैनिक जीवन में जब हम विभिन्न आकृतियों को देखते हैं तो उनकी तुलना सिखा सकते हैं। अब एक हम विशेष स्थिति में आए जब हम लोग दो वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, जब हम जाने कि जब दो बहुभुज हों उनके संगत कोण तो समान हो और उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वो अनुपात 1 हो जाए, तो ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे? विद्यार्थियों को इस प्रश्न के साथ छोड़िए कि वो जाएं और पता करें कि जब कोई दो बहुभुज हों जिनके संगत कोण तो समान हो लेकिन उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1 आए। विद्यार्थियों के बीच में ये उत्सुकता बनाए रखेंगे तो आपको आगे के कक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।